किसी जर्नैल के कमरे में क्या फैसले किए जाते हैं। यूथ पाकिस्तान की क्या करे, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करे। प्लेइंग फील्ड वाला मामला तो हो, हमें तो मौका नहीं दिया गया। किस चीज का मौका? करप्शन का मौका नहीं दिया गया। के अंदर इतनी करेज थी कि वो यूएस गया, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। हमारे दूसरे वजीर आजम तो बेचारे पर्ची निकालते रहते हैं, जेब से वो पर्ची गिरती रहती है, मतलब उनसे मुंह से कुछ निकलता नहीं है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन करते नहीं है। तो यूथ को तो ये लगता है कि भाई एक शख्स है, वो सीना बाहर निकाल के चलता है और वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट। फौज सियासत में इंटरफेयर करे, प्रॉब्लम है जाना कि जी फलाना चोर है चोर है चोर है, तो भाई तो मेरा कहना है कि आप चोर हैं। उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत हटा के इमरान खान को क्यों लाए? और फौज से मैं ये कहता हूं कि आज आप अपने सिटीजन से निगोशिएट कर रहे हैं, खुदा के लिए उस दिन से डरें जिस दिन आप इतने कमजोर हो। ये गलत है आज। तो फिर आपको ये कैसे यकीन है कि जो फाइल आपको पहले दिखाई गई थी वो फाइल ठीक थी? और अगर आज पाकिस्तान फौज ये कर रही है तो आई एक्चुअली सल्यूट दैम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। अहमद अजीज़ी आपके प्रोग्राम पूरा सच में एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आज हमारे बेहतरीन मेहमान, मेरे पसंदीदा अगेन आशिर अजीम भाई हमारे साथ शामिल हैं और आज का प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प होने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज का प्रोग्राम हमारे रूटीन के प्रोग्राम से थोड़ा सा हटकर है, जिसपे हम रिफॉर्म्स के ऊपर बात करते हैं, मगर आज का प्रोग्राम यूथ अफेयर्स के ऊपर है। यूथ से हम मुखातिब हैं, यूथ को ही उनसे एड्रेस करेंगे, उनके मसाइल का हल चाहेंगे आशिर अजीम भाई से, और हम उसके बाद करंट अफेयर को टच करेंगे और पीटीआई इस वक्त जिस मसाइल में है उसका क्या हल है, उससे आगे कैसे निकला जा सकता है, कहाँ गलतियां हुई हैं, उसका अजाला कैसे हो सकता है, इस पे तफसील से गुफ्तगू होगी। आशिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो जी। सर यू आर वेरी वेलकम। आशिफ भाई, आज जैसे मैंने अर्ज की कि आज हम बात यूथ अफेयर से करते हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे नाजरीन जो हमें देखते हैं, आपकी और मेरी जो टारगेट सेगमेंटिंग है वो मोर और लेस ऐसे ही एक जैसी है, जिसके अंदर यूथ बहुत अट्रैक्ट होते हैं और वो हमारी बात सुनना चाहते हैं। खास करके आजकल के मसाइल जिस तरीके से यूथ के हैं, उसमें वो अपना फ्यूचर बड़ा ब्लीक किस्म का देखते हैं। पाकिस्तान में उनके उनके इश्यूज हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। कुछ सवाल जो उन्होंने इस प्रोग्राम के हवाले से किए हैं, मैं आपके सामने गोशगुजार करता हूं। आप जो है वो जरा उनको एड्रेस कर दीजिए प्लीज। पहली बात जो यूथ पाकिस्तान की पूछती है वो ये कि इस मायूसी के आलम में, जिस वक्त के पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्रंच है और माशी तौर पे पाकिस्तान उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, यूथ पाकिस्तान की क्या करे, अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करे? अहमद भाई, जाहिर है मेरे पास कोई अक्ल कुल तो हूं नहीं, लेकिन यही वो बात है जो जब मैं धुआं बनाया था तो अब उसमें शायद एक डायलॉग था, शायद तो नहीं था, फॉर श्योर था क्योंकि मैंने लिखा था। उसमें यह था कि मैं उस बंदे को कहता हूँ जो कि नैयर इजाज जो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, तो मैंने उनसे कहा कि जिस घर की दीवारों को आप खोखला कर रहे हैं, कल को इस छत के नीचे हमारे और आपके बच्चों ने रहे। आपको तो शायद अपने बच्चों की परवाह ना हो, लेकिन हमें है। Now, this has always been my concern. It's been there in my writing for television. It's been there in my writing for film. It's been there in what I was trying to do for customs and reforms. Because देखिए, मेरी तो जिंदगी अच्छी बुरी जैसी भी है गुजर गई और अच्छी गुजरी, but I have always felt, and again from Dhua when I was writing it, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब इंसान के पास ताकत होती है ना जी, तो वो ताकत कमजोर को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। ताकत का और कोई मकसद है अपने बेनिफिट सीख करने के लिए पावर नहीं होती। पावर एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इसका मतलब यह है कि उस तबके को, और वो बड़ा मशहूर वो डायलॉग अगेन धुआं से है, जहां पे वो असदुद्दीन से वो पूछता है कि अगर तेरी फैक्ट्री पे कोई हमला कर दे तो तुम क्या करोगे? तो कहता हूँ गोली मार। कहते कि इसलिए कि तेरी है। तो बाकी जो लोग नहीं कुछ कर सकते वो क्या करें? एंड दिस इज सो द क्वेश्चन जो आप मुझे आज आपने मेरे सामने रख रहे हैं, ये वो सवाल है जो मैं पिछले 40 साल से इसी सवाल को हम गुजरे इस चीजों से गुजरे, आज खुद इस जगह आ गए। हाँ जी, तो लाइक the concern was always the future कि यार इस मुल्क की नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी। चले मैं तो एयरफोर्स में भी चला गया, चलो सिविल सर्विसेज में भी चला गया, बट मेरा बेटा क्या करेगा? ठीक है जी। अब मेरे बेटे से क्या मुराद थी? मेरे बेटे से यही मुराद थी कि नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगी, क्योंकि मेरे बेटे ने किसी एक आइलैंड में नहीं था रहना जी। उसने जब 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 हमारी औलादें रहती हैं किसी एक सोसाइटी में तो वो साझी रहती हैं, और जब आप सब लोग इकट्ठे मिलकर रह रहे होते हैं तो उसमें ये नहीं हो सकता कि एक शख्स तो बहुत खुश होगा और बाकी सारे बेचारे मिजरेबल होंगे। सो अनलेस उस घर की पूरी दीवारें और छत सबके लिए मजबूत होगी, कोई एक उसमें महफूज नहीं रह सकता। सो यस, इट्स एन एज ओल्ड क्वेश्चन। दिस इज व्हाट आई वाज वरीइंग 40 years ago, and at every stage in my life I have said, यार जिस ट्रेजेक्टरी पे हम जा रहे हैं, ये ट्रेजेक्टरी हमारी जनरेशंस को तबाह करेगी, ये ट्रेजेक्टरी हमारी ये छत और दीवारें गिराएगी। लेट्स चेंज दिस ट्रेजेक्टरी। that's all the reform. What is reform? आप ये कहते हैं ना कि यार ये जो इस वक्त तरीकाकार चल रहा है इसको तब्दील कीजिए जी, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि हम सीधे खड्डे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। और आज हम उस वर्ज पे पहुंचे हुए हैं जी। ठीक है जी। सो यस, आई मीन बाय आज भी मैं फिर वही कहूंगा कि जी हमने करना क्या, हमने इस ट्रेजेक्टरी को तब्दील करना है जिस तरफ हम जा रहे हैं। ये ट्रेजेक्टरी हमें 30 साल पहले तब्दील करनी थी, लेकिन चले नहीं की हमने, हमारी समझ में नहीं आई, तो आज समझ लीजिए। लेकिन तब्दील करने के लिए किस तरफ तब्दील करनी? देखिए ना जी, हम कंफ्यूज्ड हैं, हम क्यों ठीक डायरेक्शन में नहीं जा सके एज अ नेशन? वो इसलिए क्योंकि हमें बात समझ में नहीं आई। हम ये कहते हैं जी इस वक्त हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि जी मुल्क का सबसे बड़ा मसला था करप्शन। हम ये समझ रहे हैं जिस पर्टिकुलर पार्टी की आपने बात की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं अब काफी क्रिटिकल हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। शुरू में इतना क्रिटिकल नहीं था, मुझे उम्मीद थी एक नई पार्टी है, शायद एक नई डायरेक्शन में जाएगी, एक बेहतर लीडरशिप होगी, कोई चेंज होगी, कोई विजन में तब्दीली होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे हर्ट द कंट्री। आपने चूंकि मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं हो, आप मुल्क को जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो उससे उल्टा और खड्डे में आप उसको गिरा रहे हो। आपको जब भी ट्रेजेक्टरी तब्दील करनी होती है जिस तरफ आप जा रहे हो, तो आपको समझदारी चाहिए होती है, आपको एक विजन चाहिए होता है। मसला यह है कि आपके पास जब पावर आई, आप रोज टर्न अराउंड करते थे। मतलब मैं किसी एक लीडरशिप को कैसे, आप मुझे बता दीजिए। चलिए, मतलब जो लोग कहते हैं कि तहरीक इंसाफ बड़ी अच्छी पार्टी थी, तो मेरा उनसे सवाल है, भाई आप मुझे बता दीजिए कि अगर आज मैं कहूं कि सुबह में कहा करूं कि आज जुमेरात है, और दोपहर को कहा करूं कि मैं आज बुध है, और फिर शाम को कहा करूं कि आज मंगल है, तो आप मेरी बात पे यकीन कर सकेंगे? आप मेरी लीडरशिप में चलेंगे? सो ये कंटिन्यूअस यू टर्न्स, हर बात पे एक बहुत टॉल क्लेम्स करना, और फिर उसमें से किसी क्लेम पर पूरा ना उतरना। जो भी आपने कमिटमेंट की, जो भी आपने विजन दी, उससे आप किसी तरह आप पूरे नहीं उतरे। आपका ओके, सो दिस इज द वे आई सी इट। देखिए, एक तरीकाकार, देखिए लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, मेरी नाचीज राय, किसी भी लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है लोगों को इकट्ठा करना। ठीक, लीडर वो होता है जो अपने लोगों को जमा कर सके, ठीक, उनको
उनको इकट्ठा कर सके, उनको लेके एक तरफ चल सके। जो लीडर डिविजन क्रिएट करता है ना, वो लीडर नहीं। उन्होंने अपने एक तबके को तो इकट्ठा कर लिया, ये और बात है कि वो जिसके अगेंस्ट किया उससे हमें डिवीजन फील होती है। उनका कहना ये है, लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर, उनका कहना ये है कि इस मुल्क में जिस तरह से बारियां लगी थी, जिस तरीके से करप्शन हो रही थी, उनके सामने जो पॉपुलरिज्म के जो नारे थ्रो किए गए वो उनको बहुत अपीलिंग लगे, यूथ उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। उनको कहा गया कि हम इतनी जॉब क्रिएट करेंगे, हम आपको जॉब देंगे, उनको कहा गया गरीब को मकान मिलेगा, उनको कहा गया कि इस मुल्क की इज्जत बहाल करेंगे, हम इस मुल्क को जो है वो इसका जो रोल है जो इंटरनेशनली होना चाहिए, ये इस्लामिक वर्ल्ड में होना चाहिए, हम उसको वो खोया हुआ रोल दिलाएंगे। तो वो जो भी ग्लोरीफाइड किस्म के जो नारे थे जो पॉपुलिस्ट पार्टीज लाके थ्रो करती हैं, यूथ चूंकि बिल्कुल पक चुका था टू बी वेरी फ्रैंक इन पॉलिटिकल पार्टी से, जो कि ऑलरेडी स्टेटस को की पैदावार थी, वो ये समझा कि शायद ये स्टेटस को के नहीं है, तो लिहाजा उनको फॉलो करने लग गया। उनका क्या कसूर है उस यूथ का जिसकी 18 से 20 साल उम्र है, उसका अभी उसकी एकेडमिक्स ही नहीं खत्म हुई, उसके पास तो इतना शऊर नहीं था, तो वो उसको अपीलिंग लगा, वो चला गया। अब क्या करें? नहीं, तो जब आपने यही कहा ना कि जी उनको ये वादा किया गया आपको नौकरियां मिलेंगी, आपको फलाना होगा, जो भी आपने बातें की, जो मैंने भी गुजारिश की कि बड़े टॉल क्लेम्स किए लोगों से वादे, जो वो नौकरियों के वादे थे या फलाने वादे थे या दुनिया में आपके पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाएंगे या जो भी, वो किया फिर कि नहीं किया? उनका कहना ये कि उनको टाइम ही नहीं मिला, जो 50 साल में काम नहीं हुआ था वो 2.5 साल में कैसे करके देते? नहीं तो 50 साल में 2.5 साल, पहले तो 2.5 साल नहीं था, 4 साल थे। तो अगर 4 साल थे तो केपी में 9 साल थे। जो बाकी स्टेटस को की जिनको आप फोर्सेस कह रहे हैं, उनको कितने कितने साल मिलते रहे हैं? वो भी तो हर, मतलब अगर आप किसी भी टाइम फ्रेम से शुरू कर लें, जब से मैंने अगर होश संभाला तब की बात करें तो जनरल वो थे ज़ियाउल हक इन पावर थे जी। और 88 में जनरल ज़िया साहब तशरीफ ले गए, तो 88 से 91 तक शायद एक पार्टी थी, थोड़े देर 2.5-3 साल उसको मिले। उस 2.5-3 साल बाद उसको हटा के अगली पार्टी आ गई, वो कोई फिर 91 से 94 तक चली, फिर अगली कोई 94 से 96 या 97 तक चली, फिर 97 से 99 में तक दूसरी चली, तो जनरल मुशर्रफ आ गए, फिर वो कोई 9 साल बैठे रहे। उसके बाद आज तक इस मुल्क की तारीख में किसी वजीर आजम को कोई टाइम नहीं दिया गया। एक वजीर आजम ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, पार्टी ने जरूर किया मगर एक वजीर आजम ने नहीं किया। जी, तो अब गुजारिश ये है कि आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि जी हमारे बंदे को पूरा टाइम नहीं मिला? भाई इस मुल्क की तारीख में आज तक किसी को पूरा टाइम नहीं मिला, ठीक है जी। तो और आप उसकी सपोर्ट पे आए और आप बड़ी प्राउडली कहते थे, आपको तो फिर 4 साल मिले और आपको इतनी सपोर्ट मिली जो आप भी मानते हैं कि इस मुल्क की तारीख में कभी किसी को नहीं मिली, उन लोगों से जो कि आपको लेके आए थे, ठीक है। और आप ये कहते रहे कि जी मैं 22 साल से मैंने जदोजहद की है, आप ये कहते रहे कि जी मेरा बिल्कुल क्लियर विजन है, मुझे पता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर, ठीक है। उनमें से आपने एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं किया। तो अब आप ये कह रहे हैं और फिर आप खुद आके कहते भी रहे हैं कि जी वो असल में मेरी तैयारी नहीं थी, मुझे पता नहीं था, मुझे किसी ने कुछ करने नहीं दिया। उससे पहले आप कहते रहे कि मैं कभी भी पपेट वजीर आजम नहीं हूंगा जिसके पीछे कोई और बैठा हो। तो आपके कॉल ऑफ फेल में, आपके वादों में और आपकी रियलिटी में इतना ज्यादा तजाद है, और जिन लोगों के आज आप खिलाफ हैं उन्हीं के आप सबसे बड़े सपोर्टर थे और वो आपके सपोर्टर थे। तो जिस दिन तक कोई आपको के बेनिफिट में है तो उस दिन तक तो वो बहुत अच्छा है, और जिस दिन वो आपके बेनिफिट में ना हो और वो कहे कि जी मैं भाई मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपसे कोई मेरा कोई खास रिश्ता नहीं है, मैं न्यूट्रल हूं, तो आप कहें न्यूट्रल तो जानवर होता है। इसका क्या मतलब है? क्या आप ये चाहते हैं कि फौज सियासत में हो? इसका तो यही मतलब है ना कि आप न्यूट्रल ना हो, आप मुझे सपोर्ट करें। इसका मतलब है कि फौज सियासत में इंटरफेयर करे
और आज तक जो बाकी सब के भी टेन्योर 2.5-3 साल रहे, वो क्यों रहे? क्योंकि फौज कंटिन्यूसली सियासत में घुसती रही। और अगर वो लोग फौज के इतने बड़े सपोर्टर थे और वो इतने अच्छे थे, स्टेटस को की वो ताकतें थी, तो फिर फौज को आपको लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? फौज मगर आपको सर लाई। कहना ये सर उनका कहना ये है कि जब आपने बाकियों को इतने मौके दिए हैं और उन्होंने वो सब चोर हैं और उन्होंने करप्शन की है, तो लिहाजा हमें भी कुछ थोड़ा सा मौका तो दें, उनके बराबर तो दें, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला तो हो। हमारे हमें तो मौका नहीं दिया गया, नहीं, बाकियों सबसे को तो कई मर्तबा दिया गया। किस चीज का मौका? करप्शन का मौका नहीं दिया गया। देखिए, नहीं, वो तो कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई करप्शन की एलिगेशन इस तरह से आज तक साबित नहीं हो सकी। ले दे के वो एक घड़ी के पीछे पड़ जाते हैं। बाकियों की तो जो है वो एवन फील्ड से शुरू हो तो सारी एक लंबी लिस्ट है, जरदारी की शुरू हो तो एक लंबी लिस्ट है कहाँ जो है? कि उनको दी गई थी, नहीं, याद कराया गया था इमरान रियाज को 17 वॉल्यूम दे दे के। वो कहाँ है? वो किसी अदालत में कुछ हुआ? कोई फैसला हुआ? मियां नवाज शरीफ पे जो केस बना, उस वो क्या केस था? मौजूद है ना जी। और आप पे तो केस, आप जवाब दे दीजिए। आप भी अपने पहले केसेस के जवाब दे दीजिए ना। आपने 50, वो जो 190 मिलियन पाउंड, कोई छोटी बात तो नहीं होती ना। आपने मलिक रियाज के पैसे उसे वापस किए क्यों किए? सर इमरान खान की जेब में तो नहीं गया ना सर 1 रुपया भी? नहीं तो वो एवनफील्ड आपने साबित किया कि किसी की जेब में गया? आपने क्या साबित किया? आपने सर ये ये जो साबित केसेस किया। बनाए जाते नहीं, हैं और वो आपने ये नहीं केसेस तो सर साबित एक किया ही ना इदारा कि, बना के सारी पार्टी किसके लिए देता है ना सर। सॉरी, क्या क्या? सर एक ही इदारा है जो हर पार्टी के अगेंस्ट दूसरी पार्टी को फाइल पकड़ा देता है। नून लीग के खिलाफ जो तो फाइल आप बनी उस थी तो वो फाइल पे इमरान खान ने क्यों तो नहीं करते बनाई हैं? थी। नहीं तो मैं उसमें मेरा प्रॉब्लम है? आपने कल उनकी फाइल पे यकीन कर रहे थे, आज उन्होंने वो फाइल जब इमरान खान के बारे में आपको देते हैं तो आप यकीन नहीं करते। जब वही फाइल उन्होंने मियां नवाज शरीफ के बारे में दी तो आपने कहा जी ये फाइल बिल्कुल सच है। आज वो फाइल आपको पकड़ा रहे हैं कि ये आपके बारे में फाइल है, तो आप कहते हैं फाइल झूठ है। तो भाई, या तो मियां नवाज शरीफ की भी फाइल झूठ थी क्योंकि उन्होंने गलत बनाते हैं, तो या फिर अगर वो फाइलें ठीक बनाते हैं तो फिर आपकी फाइल भी ठीक है। सो आप मगर फिर किसी ये है कि एक सर तरफ तो हो जाइए इनका ना। लीडर कुछ बात तो करता है ना सर। उसने मुल्क की इज्जत बाहर बढ़ाई है, उसके अंदर इतनी करेज थी कि वो यूएस गया, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा। हमारे दूसरे वजीर आजम तो बेचारे पर्ची निकालते रहते हैं, जेब से वो पर्ची गिरती रहती है, मतलब उनसे मुंह से कुछ निकलता नहीं है, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन करते नहीं है। तो यूथ को तो ये लगता है कि भाई एक शख्स है वो सीना बाहर निकाल के चलता है और वो कहता है एब्सोल्युटली नॉट, और वो कहता है कि जी मैं आपको जो है वो मुर्गी दूंगा, अंडे दूंगा, कटे दूंगा, और जी जो है वो सरसों के खेत उगाएंगे हम। मतलब कुछ कह तो रहा है, बाकी तो कुछ भी नहीं कह रहे। वो ये भी नहीं कह रहे। लेकिन तो आप फिर ऐसे करते हैं कि सुल्तान रही तो अब बेचारे गुजर गए। तो अगर ये कुछ कहने से ही कुछ होता है और सीना यूं करने से कुछ होता है और ये फलानी बात करने से कुछ होता है, तो बातें तो खान साहब ने वाकई बात की, लेकिन सुबह एक और बात करते थे और शाम को एक और बात करते थे। सो मैं तो किसी उस शख्स को सीरियस ले ही नहीं सकता जो सुबह एक और बात करे। देखिए अहमद भाई, आपसे मेरी बात हो, कोई कोई एक एग्रीमेंट हो जाए, ओके जिस शाम को 8 बजे से मिलते हैं, और मुझे ये एतबार ना हो कि वो शाम को 8 बजे हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो फिर मेरी और आपकी कॉन्वर्सेशन का कोई फायदा नहीं है। सो जो शख्स अपनी बात पे कायम नहीं रह सकता, अपनी कोई भी चीज वो, सो आई डोंट थिंक कि जी मुझे कोई ज्यादा, आई थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर इंटरनेट। इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हुई? मेरा अच्छा, मैं रुक गया बीच में। ये मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा ब्लर्ड हुआ था, वो सही हो गया है। अब हमारी बात हो सकती है। हाँ जी, तो यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा था कि जी, the first thing about any person is, even as a person, is कि जी आपको उसकी उसकी जुबान का कोई मतलब, उसकी बात का कोई मतलब, इस आदमी की बात का कोई मतलब नहीं है ना। उस पे मैं तो बात अपनी सोच जाया करने पे भी तैयार। सर बात ये है कि यूथ तो ये समझती है जिसके जो भी एग्जिस्टिंग लीडरशिप थी जिससे कि वो तंग थी,
वो ये समझती है कि तीसरी ऑप्शन आई है, वो बातें अच्छी कर रही हैं, उनमें से कुछ काम उसने ऐसे किए जो कि शायद लोगों को अपील किए, चाहे वो जो है वो हॉस्पिटल में जो है वो सेहत कार्ड देने का सिलसिला हो, चाहे वो गरीबों को खाना खिलाने का सिलसिला हो, तो कुछ कुछ कॉस्मेटिकली आप कह लें, मगर कुछ तो नज़र आया। दूसरी तरफ तो कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि हर डम बात पे कमेंट करना मैं ज़रूरी नहीं समझता ना जी। अब वो ये समझते हैं कि तीसरी कुव्वत आई, भाई आप जो समझते हैं आप समझते रहिए, ठीक है जी। तीसरी कुव्वत आई ही इसलिए कि पहली 2 कुव्वतें उनके बारे में नहीं थी, ठीक है। जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा डिस्रप्शन लेके आते हैं, अगर वो पार्टियां उनकी सपोर्टर होती, तो फिर आप कभी ना आते। आपको तो लाया ही इसलिए गया, या तो देखिए, सबसे पहले आप ये मान लें कि क्या फौज खलूस नीयत से इस मुल्क को चलाना चाहती है? मेरा आपसे ये सवाल है। इन इन सब लोगों को लाता कौन है? फौज लाती है ना। जी। हाँ कि नहीं? मगर ये वो यूथ तो मतलब नहीं मानती, वो तो ये कहते हैं कि 22 साल की जद्दोजहद है, उसने तबाही मचा दी, उसने ऐसे-ऐसे कारनामे अंजाम दिए, उसने यूनिवर्सिटी बनाई, चलाई कामयाबी से, उसने अस्पताल बनाया, चलाया उसने कामयाबी से, तो उसके तो क्रेडेंशियल्स इसका इतने थे कि मतलब ये है कि उसका मतलब ये है कि उनको फौज नहीं आई, है ना? नहीं, यही फौज कह रहे उसको हैं। नहीं लाई, वो अपनी जद्दोजहद से आए हैं, अवाम के वोट लेकर आए हैं, 1.5 करोड़ लोगों ने वोट दिया उनको। तो इसका मतलब है कि फौज ना उनको रोक सकती थी। तो फिर जब फौज कह रही थी कि हम न्यूट्रल हो रहे हैं, तो फिर आपको उनके सपोर्ट की क्यों जरूरत थी? खान साहब तो खुद ऑन रिकॉर्ड हैं, वो कहते रहे कि जी असेंबली में बिल तक पास कराने होते थे, वो तो जनरल फैज के आदमी जाके करवाते थे। सर ये वो तो चोरों खान से साहब। बात नहीं करना चाहते हैं ना सर, वो बाकी तो सारे चोर हैं, तो वो किसी से कैसे बात करेंगे? इसलिए वो जनरल को कह देते थे कि भाई आप बुला लें। तो भाई आप इतने अच्छे थे तो आप फिर मुल्क चला लेना, आप भी चला लें। और मैं ये कह रहा हूं कि जी इस तरह की यूथ जो इतनी बोंगी और बेवकूफ हो कि वो इस किस्म की बातें ये देखने के बाद भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाह रही हो, और वो उस बातों पे यकीन करती हो, तो भाई जब वो खड्डे में अपनी मर्जी से सीधा सीधा जा रहे हैं, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं भाई? चलते रहो, जिधर जा रहे हो वहां पहुंचोगे। चलें सर, अगर मैं ये मान भी लेता हूँ फॉर आर्गुमेंट सेक कि ठीक है, अगर वो यूथ से गलती हो गई थी, तो पाकिस्तान से बाहर, खासकर नॉर्थ अमेरिका जहां आप भी मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, 1 करोड़ के करीब आबादी पाकिस्तानियों की मुल्क से बाहर है। और खास करके नॉर्थ अमेरिका में बहुत पढ़ा लिखा तबका, बड़ा तालीमी याफ्ता तबका 90% की मेजॉरिटी के साथ जो है वो पीटीआई की सपोर्ट करता है। चले ये यूथ पूरा तो डिल्यूजन में थी, ये कैसे डिल्यूजन, ये इनको क्या हुआ? ये यूफोरिक कोई प्रॉब्लम थी, या ये यूटोपिया में रहना चाहते थे ये लोग, या क्या टाइम कैप्सूल में बंद है? कौन लोग हैं ये? मैं कहता हूँ जी 90% उनके साथ नहीं है। अब आप साबित कर दें। मेरी बात का उतना ही वजन है जितना आपका वजन है। देखिए, मुंह से कहने से थोड़ी होता है कि जी 90% हमारे साथ हैं, तो 80 किसने कहा है ये? इसके कहाँ से स्टेटिस्टिक्स हैं आपके पास? आप अपनी मर्जी से अपने मुंह से जो मर्जी कहते रहे, मैं कुछ और कहना शुरू कर दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? वन। सर चाहे वो जल से जुलूस हो जाए, सोशल मीडिया हो जाए, जो भी प्रेजेंस उनकी है, वो हर जगह उनकी आवाज तो है। नून की तो कहीं ऐसी आवाज आपको नॉर्थ अमेरिका में, आपको पीपल्स पार्टी की कोई आवाज नजर आती है नॉर्थ अमेरिका में कहीं पे सर? देखिए, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन इसराइल एंड 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 फिलिस्तीन, उसमें आपको इसराइल की आवाज भी सोशल मीडिया पे बहुत ऊंची नजर आ रही है। बल्कि अगर आप दूसरे मीडिया पे देखें तो आपको एक ही आवाज इसराइल की नजर आ रही है। और फिलिस्तीन को कोई पूछ नहीं रहा, और कोई मुल्क उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, और उनकी बहुत, इसराइल की बड़ी जबरदस्त एक्सपैट एक कम्युनिटी है। अगर ये, मैंने फिर वही आपसे ये गुजारिश की ना कि जी अगर ये सिर्फ जज्बाती बातों से, नारे लगाने से ममलिकतें चलती, कोई प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी ना नजर आए आपको, न कोई प्रैक्टिकल कदम आपको नजर आए, तो किसकी आवाज चली जा रही है और रियलिटी क्या है, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई हजार साल तक सब दुनिया ये कहती रही, 99% लोग ये कहते रहे कि दुनिया फ्लैट, ठीक है, थी वो गोल।
तो उनके सबके कहने से कोई फर्क पड़ गया? पाकिस्तान एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। 4 पिछले सालों में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गया। जो आपने वादे किए उसमें से एक भी आपने निभाया नहीं, तो हम कैसे यकीन करें कि नेक्स्ट में टेन्योर में आप निभाएंगे? बिकॉज़ आप में इतना कैपेसिटी हमें नज़र ही नहीं है। सो अब इश्यू ये है कि आप जो मर्ज़ी कहते रहें, अपने मुँह से तो दुनिया में सबसे आसान काम बातें ही तो करना है। प्रैक्टिकली तो आपने अंडा किया ना, ज़ीरो। सो जब अब तो बातें अगर आपने जितनी मर्जी करनी है तो वो आप नॉर्थ अमेरिका में कर लें, साउथ अमेरिका में कर लें, मुल्क जिस दिन सीधा करेंगे या आपने कोई एक प्रैक्टिकल स्टेप करेंगे जिस पे नजर आएगा। देखिए, मेरे जैसे लोग, well, maybe this is the problem, but I have zero emotion about it. आप मुझे किसी जज्बाती बात से कुछ फिगर फेंक के कि जी 500 लोग ये बात कर रहे हैं, तो इसलिए 2 लोग कोई और बात कर रहे हैं, तो जो 500 कह रहे हैं वो ठीक है। मैं इस तरह की, पहले तो मैं ये 500 का फिगर ही नहीं मानूंगा, कहाँ से आया ये 2 का फिगर। और हर बात मेरिट पे देखी जाएगी कि सही कौन कह रहा है। 5000 आदमी कह रहा है दुनिया फ्लैट है, एक आदमी कह रहा है दुनिया गोल है। दोनों की बात आप सुनेंगे, जिसकी बात आपको समझ में आएगी भाई ये सही कह रहा है, तुम गलत कह रहे हो, इवन अगर 5000 कह रहा है। सो द फर्स्ट थिंग इज कि ये भेड़ चाल मुझसे तो नहीं होगी कि जी चूंकि ये लोग ये कह रहे हैं तो आप इसके साथ चल पड़े, या सिंस दिस इज फैशनेबल देन आई वुड, वी विल एम्पिरिकली, आई हैव a very in-depth understanding of what the problems are in Pakistan. Exactly. Yeah. अब उनमें से तो एक प्रॉब्लम को भी आपको मैंने एड्रेस करते नहीं देखा। ठीक है, उसकी समझ ही नहीं थी तो सर। मैं कैसे मान जाऊं कि जनाब ये जो है नॉर्थ अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं जो कि पिछले 30 साल से कभी गए नहीं, और डॉक्टर का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं उसने तो वो चूंकि कुछ कह रहा है तो बस उसको मान लिया जाए। इट एब्सोल्युटली मींस नथिंग। इफ वी वांट टू करेक्ट द सिचुएशन इन अ कंट्री, वी विल हैव टू आइडेंटिफाई इट्स प्रॉब्लम्स, वी विल हैव टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस, एंड वी विल सी कि जी कौन सा बंदा वो सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट कर रहा है, तो बात आगे चलेगी। बस ये कहते जाना कि जी फलाना चोर है, चोर है, चोर है, तो भाई तो मेरा कहना है कि आप चोर हैं। That's it. It's the end of the story. And आपकी लाइफ को फर्क पड़ रहा है, मेरी लाइफ को तो कोई वैसे सर एक तो हम सब इस बात तक तो मुत्तफिक है ना कि इस मुल्क में फरिश्ते ने नहीं आना, लेसर इविल को ही चुना जाना है। तो ये जो 3 ऑप्शन या 4-5 ऑप्शन हमारे पास हैं, इस सिस्टम को अगर चलाना, या तो ये है कि डिरेल कर दें, जिस तरह के आज आपने देखा सेनेट में जो है वो रेजोल्यूशन गई और 14 लोग मौजूद थे सेनेट के अंदर और रेजोल्यूशन पास हो गई, जी इलेक्शन नहीं होंगे जी, सबने मंजूर कर लिया, बात खत्म हो गई। ये आज की डेवलपमेंट में आपके में देखिए, मेरे तो ख्याल में पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों समझते हैं सर आप? मैं इसलिए ऐसा समझता हूं कि पाकिस्तान में एक सिस्टम चल रहा है ना, जिसके तहत पहले भी बहुत इलेक्शंस होते रहे जी, 2/3 मेजोरिटी से भी लोग आते रहे और सिंपल मेजोरिटी से भी लोग आते रहे, जी, लेकिन एक निजाम, ओके, तो इसको हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस टू यू? इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, लेकिन समहाउ लोगों को समझ नहीं आती। एक सबसे छोटे सा एग्जांपल ले लेते हैं। अंडा है ना जी, एक जो आप सब ने हमारे एक्सपीरियंस में, उस अंडे को एक पर्टिकुलर तरह आप रखें तो उसको आप जितना मर्जी उस पर लोड डालें तो वो नहीं टूटता, ठीक है जी। लेकिन एक दूसरी तरह आप उसकी, क्योंकि उसकी खाल बड़ी मतलब नाजुक चीज है, उसको आप दूसरी तरह हल्का से प्रेस करेंगे वो टूट जाएगा। सो स्ट्रक्चरली एक चीज है जो कि सारी दुनिया को पता है। अगर बाकी तमाम दुनिया में ममालिक एक तरीका कार से चल रहे हैं, पावर का एक बैलेंस है, हर अदारा अपनी अपनी जगह पर रह के काम कर रहा है, तो उसका एक स्ट्रक्चर है। जब तक आप उस स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे, आप जितने मर्जी इलेक्शन करते रहें, वो चीज ठीक नहीं होगी। ये वाली बात है कि जी एक गाड़ी में में बिजली का करंट नहीं आ रहा, आप सेल्फ मारते रहे, आप उसमें पेट्रोल और डालते रहे, आप उसमें एयर फिल्टर चेंज करते रहे, आप जो मर्जी करते रहे, जब तक उसमें करंट नहीं आ रहा,
वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो। अब आप बार बार इलेक्शन कराए जाते हैं, ये कोई पहली दफा इलेक्शन हो रहे हैं, 17वीं दफा होंगे। फिर आप ये कह रहे हैं कि जी इस दफा इलेक्शन में धांधली होगी, तो भाई ये भी ये कोई पहली दफा बात की जा रही है? ये भी 17 एग्जैक्टली यही बात तो ये कि जी ये इलेक्शन की धांधली, पिछले इलेक्शन में भी सब कहते हैं धांधली, उससे पिछले में भी पाकिस्तान में जो सबसे पहला इलेक्शन हुआ था पंजाब में 1950s में, उस पे भी लोगों का ये कहना था उस वक्त से कि जी ये धांधली हुई। ठीक है, सो बात ये है कि आप वही कर रहे हैं। सो ये एक कीबोर्ड है, इस पे एक बटन ABCDEFGH सारे बटन लगे हुए हैं, मैं बार बार एक बटन Q को दबाता जाऊं तो सामने Q ही लिखा आता रहेगा भाई। तो अब आप समझते हैं कि इस दफा मैं Q को दबाऊंगा तो W लिखा आएगा? नहीं, Q ही लिखा है। इस इलेक्शन का भी वही रिजल्ट होगा जो पहले इलेक्शन का रिजल्ट था, क्योंकि आपने वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर रहे पीछे। जो स्ट्रक्चर जो लोगों को हर 2-3 साल बाद हटा देता है और हर 2-3 साल बाद कोई दूसरे को लाके बिठा देता है, और जो उसे सूट नहीं करता उसे उठा के किसी ऐसे को लाने की कोशिश करता है जो उसे सूट करे, तो उस स्ट्रक्चर को तो आपने ठीक नहीं किया। और उस स्ट्रक्चर को ठीक करने का तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार हमेशा वो भी बिल्कुल क्लियर है कि तमाम दुनिया में प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी फौज के पास नहीं होती, आपने फौज को दी हुई है। ठीक है जी। तमाम दुनिया में इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन फौजी नहीं होती, CIA फौजी नहीं है। ठीक है जी, सीसस फौजी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, रॉ फौजी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनको आपको हटाना पड़ेगा, इसकी जगह सिविलियन ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। तो जब आपके मुल्क में ISI सिविलियंस के कंट्रोल में होगी, जब आपके मुल्क में सिविलियंस की सिक्योरिटी सिविलियंस के कंट्रोल में होगी, जब आपके मुल्क में पुलिस इफेक्टिव होगी और रेंजर्स के थ्रू कराची नहीं चल रहा होगा या FC के थ्रू बलूचिस्तान नहीं चल रहा होगा, बल्कि पुलिस और वो। सो जब तक आपके उस अंडे का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा जैसे तमाम दुनिया में है, तो ही वो आगे चलेगा ना जी। अब आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं जी इनमें से हमने कोई काम भी नहीं करना। खान साहब की तमाम कमिटमेंट्स में से ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी कि मैं फौज की पावर ठीक कर रहा हूं। उनकी तो लास्ट डे तक कमिटमेंट थी, बस आप मुझे सपोर्ट करें, आप पॉलिटिक्स में हिस्सेदार बने, सिर्फ मेरी साइड से हिस्सेदार बने, न्यूट्रल तो जानवर। सही, ठीक। मेरे जैसे लोग जो सिविलियन सुप्रीमेसी पर यकीन रखते हैं, और आपका स्ट्रक्चर ठीक हो, जब तक आप स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं चलेगा, और मैंने स्ट्रक्चर ठीक होते नहीं देखा। ठीक सर, मैं इसका थोड़ा सा एंटीथीसिस भी दे देता हूं, जो आपने अपनी पूरी बात रख दी। इसका एंटीथीसिस ये है कि स्ट्रक्चर कौन ठीक करेगा? उसी अवतार के लौंडे से दवा लेते लेते तो हम थक चुके हैं ना। ये तो वो उन्होंने तो नहीं ठीक करना। इटली की मिसाल देते हैं, 400 साल तक इलेक्शन होते रहे। मतलब ये एक गवर्नमेंट जाती थी, दूसरी आती थी, 100 साल काम करती थी, फिर चली जाती थी। हम हेनरी को उठाते हैं, हेनरी 1 से लेकर हेनरी 8 तक बादशाह रहा। आज वहां क्वीन की क्या हालत है? ये प्रोसेस, इट टेक्स टाइम। धक्का लगा के गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रोल करने तो दे, मूव करने। डेमोक्रेसी आहिस्ता इवॉल्व होगी। ये एक ट्राइबल सोसाइटी है जहां पर अंगूठा लगाने वाला तालीमी याफ्ता बना फिर रहा है, उसका अपना लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, उसकी अपनी समझ है। आहिस्ता हमको, हमारी 25 करोड़ की नेशन बकौल हसन निसार के एक रेवड़ है जिसमें सांप छोड़े हुए हैं। अगर हसन निसार 40 साल से एक बात कर रहे हैं, अगर मैं हालांकि मैं उसको वेटेज नहीं देता, मैं हमेशा ये समझता हूं कि जो कलेक्टिव विजडम होती है कौम की, वो बहुत ही बेहतर होती है। और आज तक पाकिस्तान की कौम ने कलेक्टिव विजडम से जो बातें की हैं वो हमेशा अच्छाई की तरफ थी, बेहतरी की तरफ स्टेप फॉरवर्ड था। हमें उस रास्ते पे चलने नहीं दिया गया। आपका कहना यह है कि जी इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? मतलब ये गाड़ी तो रुकी हुई है ना, वो तो रुकी रहेगी, उससे तो कोई दूसरा हल तो नहीं निकलना। अगर लेसर इविल आ जाएगा, थोड़ी सी पुश मिलेगी, धक्के से चलेगी, आगे चलती जाएगी, रिफाइन होती जाएगी। ये प्रोसेस कभी ग्रास रूट से पॉलिटिशियन तो आया नहीं। आपका जनरल जिसको उठाता है बेबी बच्चे को बना के, वो जो है वो कभी नवाज शरीफ को उठा लेता है, कभी जो है वो बेनजीर अपनी लेगेसी पे चली आ रही है, तो उनको पूरा सिंध दिया हुआ है, बगैर अनइंटरप्टेड सिंध उनको 3-4 बार दे दिया। पता नहीं क्यों
दिया है, दूसरी पार्टी को काम नहीं करने देते। कराची दूसरे को दिया था, कराची उससे ले लिया, फिर पीटीआई की झोली में डाल दिया, फिर अब पीटीआई से ले लेंगे, फिर वो पुरानी एमकेएम को दे, मतलब ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। तो कोई तो आए, कोई तो काम करे, 2 कदम आगे जाएंगे, नेक्स्ट आवाम फिर इलेक्शन में जाएगी, फिर कुछ बेहतरी आएगी, एक्सपोजर बढ़ेगा। ये सफर ऐसे तय होगा ना सर। तो ये इतने सालों से जब ये बार-बार इलेक्शंस हो रहे हैं तो फिर सफर आगे बढ़ रहा होगा ना? आपको आगे बढ़ता नजर आ रहा है? कुछ ना कुछ तो बढ़ा है ना सर। पॉलिटिकल पार्टीज ने ही इस मुल्क को आगे बढ़ाया है। चाहे वो 2.5 साल का टेन्योर हो या 3 साल का टेन्योर हो, पॉलिटिकल पार्टीज ने ही आज इस मुल्क के अंदर, अगर इलेक्ट्रिसिटी की डेफिशिएंसी 0 थी तो नवाज शरीफ के दौर में थी। आज इस मुल्क के अंदर आपके पास न्यूक आ गए तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एफर्ट से, जिसकी वजह से आ गए। आज आपकी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो पैरेलल टू नन हुई हुई है, तो वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी जिसकी वजह से आ गई है। आज आपके पास हाईवेज बनी हुई है जिसका नेटवर्क है, जिसके जाल बिछे मुल्क में, मुल्क आगे जा रहा है। लोग कहते हैं इलाका तरक्की कराना हो तो सड़क बना दो। चलो ठीक है, हमारे पास डॉलर पैसे कम थे, हमने अपनी प्रायोरिटीज गलत चुनी। पहले हमें सड़क नहीं बनानी चाहिए थी, पहले मुल्क को तालीम देनी चाहिए थी, पहले सेहत लानी चाहिए थी, सड़क बाद में बन जाती। उसने गलती करी, मगर कुछ तो आगे बढ़ रहे थे हम सर, सफर तो चल रहा था, मगर ये तो बिल्कुल ही रुक चुका है ना। ये तो असल में वही मैंने कहा ना, ये सिर्फ जुमले हैं। जो जो ये फर्क जब आप बातें करते हैं ना, एंड सिंस इट्स अ वेरी लॉन्ग सेंटेंस, तो बाय दैट टाइम वो इतना कंफ्यूजन हो गया होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को उस पर एड्रेस नहीं कर सकते। इशू ये है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज को बार बार तब्दील कौन क्यों करते हैं, इसलिए कि पॉलिटिकल पार्टी, नो डाउट, मैंने कहा ना कि जी सिविल सुप्रीमेसी ही इस मुल्क को आगे लेके चलेगी। एक आदमी आएगा जो डिसीजन मेकिंग कर सकेगा, उसके फैसले की कोई वक़्त होगी। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने जो बार-बार हटाते हैं हुकूमतों को, उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत हटा के इमरान खान को क्यों लाए थे? अगर नवाज शरीफ उनके फेवर में था, तो इमरान खान को 2018 में क्यों लाए? सर वो अपनी अपनी जो जो उनको मनूवर करने के लिए जितनी स्पेस दी जाती है, जब पॉलिटिकल पार्टी का लीडर अपने आप को बड़ा लीडर समझता है, तो वो कहता है कि जो मेरी डोमेन है मुझे दो वापस। वो कहते हैं नहीं, आपकी तनख्वाह इतनी है, आपने इसी में काम करना है, इससे ज्यादा मत मांगिए। जब वो उससे ज्यादा मांगता है तो उसको फिक्स कर देते हैं। देखिए, तो इसका मतलब है कि वो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा था। इसका मतलब यही हुआ ना कि आपकी उससे नहीं बन रही थी, वो आपके इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा था, फौजी इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहा था, इसीलिए आपको लेके आए गए। यही बात हुई ना फिर। जी और जी ये जो धरने के दौर में चल रहे थे, जो सब कुछ चल रहा था, वो हमें नजर आ रहा था ना कि आप एक गवर्नमेंट को काम ही नहीं करने देना चाह रहे। जी तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम था ना, एक बाजवा डॉक्ट्राइन थी ना, कि जी मैं, जनरल ने ये तय किया है कि ये जो दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने 18वीं तरमीम भी बना दी। 18वीं तरमीम के तहत ये फेडरल रिसोर्सेज प्रोविंसेस को भी दे रहे हैं। इन्होंने आपस में लड़ना बंद कर दिया है। पहले हम हमेशा एक को लड़ा के दूसरे को उसकी जगह लेके आते थे। अब चूंकि ये आपस में लड़ना भी इन्होंने बंद कर दिया है और ये कहते हैं कि आप अपना टेन्योर पूरा कीजिए, फिर जो कि जमहूर का असूल है, ठीक है जी। तो आपने कहा कि भाई अब हमें एक थर्ड फोर्स लानी पड़ेगी। और जो आपने ये बात की ना कि जी बेनजीर को खुला टाइम दिया हुआ था, बेनजीर जब आई तो आपकी मर्जी के खिलाफ आई। आपने तो जब भुट्टो को मारा था जनरल जहां ने, तो आपने पीपल्स पार्टी को खत्म करना चाहते थे ना, इसीलिए आपने इतने साल, और उसके बाद आपने नून को लेके आए। लेकिन लोग पीपल्स पार्टी को नहीं भूले थे। तो जब नून गिरी तो फिर पीपल्स पार्टी फिर आई, फिर वो गिरी, क्योंकि अब आपने दोनों को रखा ही इसलिए हुआ था कि बीच में किंग मैं रहूं और ये दोनों आपस में लड़ते रहे। लेकिन चूंकि कुछ अर्से ये गेम चली, तो लोग समझते गए कि भाई ये तो बीच में तीसरा आदमी है जो कि गंद डालता है। तो उन दोनों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया, उनमें पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई और उन्होंने ऐसी जी डिसीजन मेकिंग करनी शुरू की जिसमें आपको खतरा लाहक होना शुरू हो गया। तो आपने कहा यार इन दोनों को हटा के एक तीसरी फोर्स लानी पड़ेगी,
जो कि बाजवा डॉक्ट्राइन बनाई आपने कहा जी हम एक इमरान खान साहब लेके आएंगे, ये आईएसआई के चीफ फिर फैज हमीद साहब होंगे, फिर जब तक बाजवा साहब एक्सटेंशन लेंगे, ये तो सारी बात सुप्रीम कोर्ट में है, फैजाबाद धरने की बात हो चुकी हुई है, जो जज को कह के, वो जो जज साहब हैं, वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको कह के फैज हमीद ने हटाया, फिर वो जज चूंकि उनकी बात नहीं माने, उस मर्जी से बेंच नहीं बना रहे थे, नैब का चेयरमैन क्या काम कर रहा था, बाकी जुडिशरी क्या कर रही थी। मतलब हम देखें, अगर यूथ समझती है कि हम बच्चे हैं, तो नहीं बेटा आप बच्चे हो हमें पता कि क्या हो रहा था, हमें नजर आ रहा है क्या हो रहा था, ठीक है जी, तो अब हमें ना सिखाओ। सो इशू यह है कि वो बाजवा डॉक्ट्राइन लाई गई, उस बाजवा डॉक्ट्राइन में फिर फैज हमीद साहब ने, जब जनरल साहब ने, बाजवा ने रिटायर होना था, तो फैज हमीद ने आर्मी चीफ बनना था, तो इतनी देर में वो आसिफ गफूर ने डीजीआईएसआई बनना था, तो फिर ये 2028 तक का प्रोग्राम था, तो इसमें ये होना था। आपने पूरे एक प्रोग्राम के तहत एक वन पार्टी सिस्टम क्रिएट करना चाहते थे, आपको जो जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिक्स है वो आपको नहीं चाहिए। तो आपने कहा कि जी इन्होंने फाइल बनाई, जो जो वो क्या नाम है, इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि हमें फाइलें दिखाएं कि जी वो करप्ट है। तो मेरे जी, भाई 17 अगर वॉल्यूम वो, अरशद शरीफ को हाँ पकड़ाएँ, जी, अरशद नहीं शरीफ वो ने तो याद करे वो वॉल्यूम तो सारे। सुप्रीम कोर्ट की बात है ना, वो आज तक वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम दिखा देंगे, वो किधर है भाई, थर्ड वॉल्यूम को दिखा दो ना। लेकिन वो इमरान रियाज खान कहता है जी हमें फाइलें दिखाई गई, हमें दिखाया गया कि जनाब ये करप्ट है। तो भाई जो तुम्हें ये फाइलें दिखा रहे थे, अगर तुम्हें उन पे इतना यकीन है, वो इतने अच्छे थे, तो आज वो तुम्हारी फाइलें भी दिखा रहे हैं। तो अगर तुम उस वक्त किसी और की फाइल मान रहे थे, तो अब ये फाइल भी मान लो। और अगर ये फाइल जो आज तुम्हें दिखा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि ये गलत है आज, तो फिर आपको ये कैसे यकीन है कि जो फाइल आपको पहले दिखाई गई थी वो फाइल ठीक थी? ठीक है जी। तो आपने एक सिस्टम के तहत एक चलती हुई डेमोक्रेसी को डिरेल करने की हमेशा कोशिश की, इस दफा भी कोशिश की। आपका ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। अब जब आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, तो अब आप फिर, और आप कहते रहे, यू आर ऑन रिकॉर्ड कि नहीं जी मेरे साथ खड़े हूं, नहीं तो आप जानवर हैं और आप न्यूट्रल हैं और आपको हक के साथ खड़े होना चाहिए। एक तो बहुत बड़ा मसला ये है कि जब आप सियासत को दीन के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं ना जानबूझ के, तो आप मोरालिटी के जी हक, हक क्या मतलब, हक हुआ है जो आप कहेंगे। देखिए दो चीजों को आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुनियावी मामलात को उस एंगल से सोचो जो कि जिसका दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो बात शुरू ही अगली दुनिया की होती है, ठीक है जी। तो आप कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वो मॉरली करेक्ट है और जो कोई दूसरा कह रहा है वो गलत है। भाई दुनियावी मामलात को, दुनियावी पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स तक रखिए, ठीक है जी। इसमें जब आप मॉरलिटी डालने की कोशिश करेंगे तो आप टोटल कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सोसाइटी में बिकता ही है ना सर, दिखता ही है, ऑडियंस तो बड़ी हो भाई जाती जो है। भी दिखता है तो उसमें फिर मैं कंसर्न ही नहीं हूँ, मैं बॉदर्ड ही नहीं हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर अगर आप जिस खड्डे में जा रहे हैं, मोस्ट वेलकम, आप जाते रहिए सानू की कहते हो। हमारा, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल ये है कि आपको एम्पेरिकली, लॉजिकली मुल्क के प्रॉब्लम्स देखने पड़ेंगे। वो प्रॉब्लम्स एम्पेरिकली, लॉजिकली मेरिट पे सॉल्व करने पड़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा, तो मुल्क आगे चलेगा। अगर आप ये नहीं करोगे और आप ये जोर जबरदस्ती और जुबानी बातें से मुल्क को इसी तरह धक्केशाही से आगे चलाने की कोशिश करोगे, जैसे आप पिछले 75 साल से करते आए हैं, तो आप वहीं पहुंच गए हो जहां पहुंच गए हो, और अगले 10 साल में आप इंशाल्लाह वहां पहुंच जाओगे जहां से आप कभी नहीं निकलोगे। तो थैंक यू सो मच, व्हाट्स योर प्रॉब्लम। आप अच्छा, रोटी आप ये बात समझते करें। हैं कि अभी हमारे पास 10 साल हैं? मतलब आई देखिए, इशू ये है कि वी मे हैव दोस 10 years, अगर ये कोई कोई इससे ज्यादा ड्रास्टिक बात ना हो। देखिए इस वक्त लोग क्या कह रहे हैं, इस वक्त लोगों का ख्याल ये है कि जी इनकलाब आना चाहिए। ये एक अजीब मैजिक वर्ड है ना कि जी इनकलाब आ रहा है, हम अच्छा बड़े लगता है, इनकलाब अच्छा हो लगता गए नहीं, क्योंकि अब टक्कर के लोग हो गए। तो मेरे भाई, आपने कभी इनकलाब देखा है? कि इनकलाब जरा हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन उठा के देख लेते हैं, रशियन रेवोल्यूशन उठा के देख लेते हैं, ठीक है जी, इरानियन रेवोल्यूशन,
रेवोल्यूशंस भी एक कोई साइंस है ना, उसके भी इंग्रेडिएंट्स हैं और उनकी एक सक्सेस है। आप ये कह रहे हैं कि जी हम रिवोल्ट का मतलब ये है कि बाय पावर हम सिस्टम चेंज करेंगे। सिस्टम चेंज करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए ना कि आप क्या सिस्टम लेके आए। क्या आपके लीडर को क्लियर है कि उसने क्या सिस्टम लाना है? तो आप जरा बताइए ना, आवाम के सामने ले आइए कि जी पुलिस में हम एग्जैक्टली ये करेंगे, ये पुलिस में हम ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सैलरीज होंगी, इस तरह रिक्रूटमेंट होगी, ये स्ट्रक्चर होगा, ये फलाना होगा। ठीक है जी। जुडिशरी में ये काम होंगे, कस्टम्स में ये होगा, इनकम टैक्स इस तरह चलेगा, इकोनॉमी को हम ये करेंगे। आप इस तरह, आपको अगर इस लेवल की टैबुलेटेड क्लैरिटी है या होती तो उन आपके 4 सालों में कुछ ना कुछ नजर आता, या आपकी किसी एक बात में ये कोई पॉलिसी नजर आती कि आप फ्यूचर में किस तरफ जा रहे हो। अब जब इस तरह के अनक्लियर जज्बाती किस्म के लोग कहते हैं कि जी हम यूज ऑफ फोर्स से सिस्टम चेंज करेंगे एंड दे हैव नो आइडिया ऑफ हाउ अ सिस्टम वर्क्स और वेयर टू टेक इट, दैट मींस यू विल ओनली क्रिएट ब्लडशेड। और एज अ लीडर, जो लीडर का काम होता है लोगों को यूनाइट करने का, अगर आपने इस मुल्क को ठीक करना था और फौज से ठीक करना है तो वो आप कैसे करेंगे? लोग यूनाइट होंगे तो ठीक होगा ना। आपने क्या किया? आपने तो लोगों को तोड़ा है, उनको डिवाइड किया है, नफरतें बढ़ी हैं। इससे तो जो पावर है वो तो स्ट्रेंथन वो हुई है, क्योंकि अवाम तो डिवाइडेड हो गई, वो तो आपस में लड़ रही है। अगर आपने सिस्टम को चेंज करना है तो आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी होगी कि मैंने करना क्या है। आपने लोगों को यूनाइट करना है, लोगों के साथ अपना वो विजन शेयर करना है कि देखो बेटा हम आएंगे तो हम ये काम करेंगे। ठीक है जी। हम काम क्या करना है की बात कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकल एक बात भी हमने नहीं बताई कि हम क्या करेंगे, सिर्फ जज्बाती बातें कि जी अच्छा। और फिर जो आगे अवाम है, जो रेसिपिएंट है, सुनने वाला है, जो आप कह रहे हैं जी 18 से लेके 24 साल तक के फलाना है, वो बेचारा मेजॉरिटी तो स्कूल जा नहीं सका। उसको आपने एक अजीब किस्म की पढ़ाई करवाते रहे। ठीक है जी। उसका एम्पेरिकल सोच ही नहीं है। उसको आप सिर्फ ये कहते रहे कि जी देखें पाकिस्तान बहुत अच्छी तरक्की करेगा क्योंकि ये सब चोर हैं। What does that mean? वो चोर हैं, वो क्या हैं, वो नहीं है। आप मुझे ये बताइए भाई, आप क्या करोगे? What is your policy? ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात। आप जो कहना चाह रहे हैं, मुझे मेरा ख्याल है कि इस नुक्ते पे तो मैं आपसे मुत्तफ़िक ही हूँ। अगर उनके पास किसी भी किस्म की कोई पॉलिसी, किसी भी किस्म का कोई प्लान होता तो उनको अपना पोस्टर बॉय 3 महीने में बदलना नहीं पड़ता। उसको 3 महीने के अंदर वो $50 बिलियन से पाकिस्तान की जो हमारा जीडीपी का साइज़ है, वो श्रिंक हुआ है पाकिस्तान में जिस वक़्त इनकी गवर्नमेंट आई है 2018 में, और 2019 की फिगर देखिएगा, $50 बिलियन से पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रिंक हो गई है। वो तमाम स्टूपिड डिसीजंस जो इनके पोस्टर बॉय ने उठाए जिसकी वजह से हुई। उसके बाद फिर ये कहते रहे कि मुझे फाइल पढ़ना 3 महीने बाद आई। फिर वो कभी उनकी मिसेस बता देती थी कि भाई वजीर आजम आप हैं, वो कहता अच्छा मैं हूँ। तो फिर उनको जो है वो सोचते थे कि अब मैं इसका मसले का हल कैसे निकलेगा। तो कहीं पे पॉलिसी के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से जो नारे, जो वादे, जो दावे थे, कहीं पे भी उस तरह से पूरे होते नजर नहीं आए। उनके पास केपी था 9 साल, यानी वो शेरशाह सूरी की मिसालें देते हैं कि जी वो डाक का निजाम 4 साल में बना दिया था। तो आपके पास तो 2 थे, 2 टेम्बर मिल गए थे आपको शेरशाह सूरी वाले केपी में, तो वो नजर नहीं आया। यहाँ तक मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप मुझे सर, यहाँ पर मेरा मसला ये है, मैं एक पाकिस्तान का नौजवान की जगह अपने आप को रख के देखूं कि मैं एक नौजवान हूँ। अगर मुझसे ये गलती हो गई है समझ की, क्योंकि मैंने जिस वक्त होश संभाला उस वक्त मेरा नया पॉपुलर लीडर यही था। इससे पहले जो 2 थे उनके बारे में बताया गया चोर था, तो मैं मुझसे गलती हो गई। अब क्या करूं सर? मेरा पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है? नौकरी मेरे पास नहीं है, तालीम स्किल्ड बेस मेरे पास नहीं है, कुछ नहीं, मैं क्या करूं? आप मरेंगे अगर आप यूनाइट नहीं होंगे। देखिए, अगर आपने सिस्टम को चेंज करना है तो आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। ठीक है जी।
आपको समझदार होना पड़ेगा। बेवकूफ आदमी, इफ यू डोंट सी द ट्रक कमिंग एट यू एट द स्पीड, तो आप उसके नीचे ही आएंगे भाई, फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए वो फिर उसी पे आते हैं कि जी हम रिवोल्ट कर देंगे। इस वक्त हर शख्स ये कि जी मैं रिवोल्ट कर दूंगा, इनकलाब आ जाएगा। भाई तो आप क्या, कोई तो बहुत चले तो चल गए, अपने कोई इनकलाब ले आए तो उसमें क्या होगा? कोई 10 लाख लोग मर जाएंगे। उसके बाद क्या आप मुझे बताएं, कोई पुलिस में कोई चीज ठीक होगी, कोई जुडिशरी में कोई चीज ठीक? और आपके तो दरवाजे पे खड़ा है इस वक्त तालिबान, ठीक है। तो इस मुल्क में ज्यादा से ज्यादा अगर आपने इनकलाब ले आए, जो लास्ट स्टैंडिंग स्ट्रेंथ खड़ी है। मुझे 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 लोग ये कहते हैं कि आशिफ साहब आप फौज के खिलाफ हो, और फिर आप कहते हो कि जी फौज के खिलाफ रिवोल्ट नहीं होनी चाहिए, तो आप दोगले हो। तो मेरे भाई, मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं, मैं फौज के सियासी रोल के खिलाफ। आप कहते हैं, लेकिन फौज इस वक्त लास्ट स्टैंडिंग स्ट्रेंथ है बिटवीन यू एंड डूम, राइट। और इस वक्त अगर आप कहते हैं कि इसका हल, जो कि आपको बिल्कुल नहीं पता कि इसका हल है क्या, वो आप ये कहते हैं कि मैं इसको पकड़ के मारूंगा तो शायद इसका हल है, तो भाई ये तो बल्कि खुदकुशी कर रहे हो ना। फौज ऑल्सो हैज टू रियलाइज कि भाई आपकी इन पॉलिसीज ने हैज ब्रॉट द कंट्री टू डूम। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं साउथ कोरिया में सोल में घूम रहा था एक शाम को 2008 में भी, वी वर देयर फॉर अबाउट 10-15 डेज। तो मैंने देखा कि साउथ कोरिया के मेन बाजार में, सोल में, एक यूएस की हमवी खड़ी है, और यूएस मरीन जो है वो एक अपनी मशीन गन लेके खड़ा है उसके साथ। हालांकि मैं कोरियन नहीं हूं, मुझे बड़ा झटका लगा कि यार कोरियन मुल्क में अमेरिकी बंदूक लेके अमेरिकी फौज खड़ी है, तो मतलब मुझे बड़ा अजीब सा लगा और बड़ा गुस्सा अंदर से आया कि यार मतलब देखिए, मुझे अपनी सड़क पे, पाकिस्तान की सड़क पे पाकिस्तानी फौजी बंदूक लेके खड़ा हो ना, या पुलिस वाला बंदूक लेके खड़ा हो, तो भी आपको जरा बुरा सा लगता है कि यार आप अपनी आवाम को असला दिखा रहे हो। क्यों? मतलब आप कनाडा में कोई पुलिस वाले इस तरह बंदूकें निकाल के थोड़ी फिर रहे हो, ठीक है जी, क्योंकि एक सिविल एनवायरनमेंट। अब आप ये सोचिए, लेकिन फिर भी आप अपने मुल्क में अपने फौजी को बंदूक निकाल के फिरते देखते हो। वो दिन सोचें कि जिस दिन आपके मुल्क में किसी दूसरे मुल्क का फौजी बंदूक उठा के फिर रहा हो। और फौज से मैं ये कहता हूं कि आज आप अपने सिटीजन से नेगोशिएट कर रहे हैं। खुदा के लिए उस दिन से डरें जिस दिन आप इतने कमजोर हो गए, ये रिवोल्ट हो गई, कि फिर आप आगे से एक मॉब से डील कर रहे होंगे जो कि आपको मार। आप इराक देख लें, आप लीबिया देख लें, और ये जो एक्सपैट कम्युनिटी है ना, आई डोंट थिंक दे अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ दिस। जो 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 बहुत बड़ी इमेजेस हैं इराक की। जब गिरा इराक, एक बड़ी थ्राइविंग इकोनॉमी थी, और एक सेक्युलर कंट्री थी, और उसमें उसमें मतलब लोगों के पास बड़े पैसे थे। वो तो अमेरिका ने डेलिबरेटली उसको डिस्ट्रॉय किया ना जी, ओवर पैसेज ऑफ टाइम, उससे जंगें लड़ाई, उसमें क्योंकि इट हैड टू बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उन्होंने 1981 में न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाने की कोशिश की। ठीक है जी। तो आपने उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को मारा, और आपको थ्रेट नजर आई कि इराक जो है ये ऐसी कंट्री है, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अगर हमने अनइंटरप्टेड इन्हें चलने दिया तो फ्यूचर में ये हमारे हाथ से निकल जाएंगे, तो इनको मार दो। और आपने नहीं मारा। और आप ये देखें कि जब इराक को मारा और सद्दाम हुसैन गिरा फाइनली, तो उसकी जगह किसने टेक ओवर किया? एक्सपैट कम्युनिटी इराकियों की, वो तमाम लोग जो मुल्क से भागे हुए थे। एक्चुअली दे वर ट्रेटर्स टू इराक। क्या इन लोगों ने इराक को ठीक किया है सद्दाम हुसैन के बाद? नो, दे डिस्ट्रॉयड दैट। स्टूजेस थे, सारे स्टूजेस हैं। ये अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, यही मिलेगी आपको। इराक, आप किसी की भी ले लें, आप किसी की ले लें, आप किसी की भी ले लें, मिस्र की ले लें, आप कहीं की भी ले लें जी। कौन लोग आते हैं?
जब आप उस मुल्क को डिस्ट्रॉय करते हो तो उसी के एक्सपर्ट्स को जो आपने अपने परों में छुपा के बिठाए हुए थे, जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनसे आपने अपने फेवर में डील्स करवानी है, वो आपके मुल्क में आते हैं, उनको आप लाते हो। उस मुल्क के किसी गरीब इराकी को कोई फायदा नहीं हुआ, किसी सीरियन को कोई फायदा नहीं हुआ, किसी शाम वाले को कोई नहीं, वो क्या नाम है, लिबियंस को कोई फायदा नहीं हुआ। अफगानिस्तान में किसी आम अफगानी को कोई फायदा नहीं हुआ। जो बाहर से एक्सपर्ट आए थे, उन्होंने वो ठेके जो अमेरिका बहादुर को चाहिए थे, वो उस कीमत पे दिए जिसपे कोई और न देता, मुहिब्बे वतन। और ये जो लोग, कुछ लोग बेवकूफी में ही करते हैं और कुछ लोग जानबूझ के अपने फायदे के लिए अपने मुल्क की कमर में छुरी घोंपते हैं। ठीक है जी। मैं तो नॉर्थ अमेरिका में बैठा हूं, लेकिन मैं किसी ऐसे वेंचर को जो कि मेरे मुल्क को तबाह करे, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ठीक है जी। अगर मैं समझता कि आप में इतनी काबिलियत है और आप रिवोल्ट लेके और आप रिवोल्ट करके या आप इनकलाब ला के चलें, कुछ खून बहा के भी एक ढंग के डायरेक्शन में जा सकते हैं जिससे पाकिस्तान को फ्यूचर में फायदा होगा और पाकिस्तानी को फायदा होगा, तो मैं सबसे पहले आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन आपको जो इस वक्त बात नजर नहीं आ रही, जो आप समझ नहीं पा रहे, आप अपनी इंस्टीट्यूशंस को वीकन कर रहे हो उनके कहने पे। वर नॉट वेल मीनिंग पीपल, एंड इट इज बेटर कि भाई आपस में आज भी बैठ जाओ, तो बेहतरीन तरीका होगा कि इस क्वागमायर से शायद पीछे हट सको। अगर आज भी आपस में आगे नहीं बैठोगे, अपनी ये नफरतें खत्म नहीं करोगे, इकट्ठे नहीं होगे, तो भाई जिधर तुम जा रहे हो उससे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है आशिर भाई, यहाँ तक हमने अगर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, आपने यहाँ तक तो हल दे दिया कि हल ये है कि हमें साथ होना है, यूनाइट होना है, आगे बढ़ना है तो मिलकर आगे बढ़ना है, तो ही हम और अकल से आगे बढ़ना है। ये जज्बाती नारे लगाना छोड़ दें, एम्पेरिकली टैबुलेट करें कि जी मुल्क के इश्यूज क्या हैं और उसके हल क्या हैं। ठीक है, ये नहीं कि ये चोर है और ये डाकू है, ये फलाना है, वो जो भी है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। लेट्स what are the problems and what are the solutions। ठीक है सर, यहाँ तक ठीक है, मगर अगर यही बात मान ली जाए तो पॉलिटिक्स में पीटीआई एक नई जमात है, जूनियर है ये, किसके, नून से जूनियर हैं, पीपल्स पार्टी से जूनियर हैं। चूंकि अब वो स्टेक होल्डर बन चुके हैं इस पूरी पाई के अंदर, क्यों ना नवाज शरीफ अपना कद, और साउथ ईस्ट एशिया के नो डाउट वन ऑफ दी मोस्ट स्ट्रेचर जिसका कहा जाए, अगर कोई लीडरशिप में कोई शख्सियत है जिसका इतना बड़ा एक्सपीरियंस हो और इतने नशेबो फराज से गुजर के यहाँ पहुंच गए हैं जहां आज वो जो स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं, क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि वो बातों को फॉरगेट एंड फॉरगिव करके खुद आगे बढ़े और जो पीडीएम है वो हाथ बढ़ाए और कहे कि ठीक है हम निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। वो थोड़ी देर चोर चोर करके प्रेशर में है, हो सकता है वो अगर यहाँ से दावत जाए तो बात गुफ्तगू हो, और गुफ्तगू से ही जंगों के बाद भी मसाइल का हल निकलता है, चाहे जंगी जितनी भी हो जाए, चाहे घर की हो या घर से बाहर ममालिक की हो। तो क्या सर आप ये सजेस्ट करते हैं कि नून लीग को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी अपना दिल बड़ा करना चाहिए और ये दावत देनी चाहिए कि बैठे, प्लीज बैठे, बात करें? देखिए, मैं तो जाहिर है सबको दिल बड़ा करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि सबने अपने दिल तंग किए हुए ना जी। जिस वक्त इस मुल्क को लोगों के यूनाइट होने की जरूरत है, उस वक्त ये मुल्क सबसे ज्यादा डिवाइडेड है। और हिस्ट्री ही ये है कि जब, और मुल्क हमेशा टूटते ही तब है, लोग हारते ही तब हैं क्योंकि वो इंटरनली डिवाइडेड होते हैं। टीपू सुल्तान इंटरनल डिविजन से मरा है। सारे आप हिस्ट्री में अंग्रेज इंडिया पे क्यों कब्जा कर सका था? इंटरनल डिवाइड्स की वजह से। ठीक है, तो जाहिर है सबको दिल बड़ा करना है और मिलके बैठना है और अग्री करना है कि भाई, और इसीलिए थर्ड फोर्स को लाए थे क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने दिल बड़े करने शुरू कर दिए हुए थे अपने दौर में और मिलके उन्होंने बैठना शुरू कर दिया होगा। सो आप एक थर्ड बंदे को लेकर, अब आपका ये कहना कि वो हाथ बढ़ाएं, देखिए अगर एक फोर्स बीच में आई थी
एक लोग बीच में आए थे जिन्होंने आके इल्जामात लगाए, जिन्होंने कहा जी आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप फलाना है, जिन्होंने बदतमीजी के नए मेयार कायम कर दिए। ठीक है, क्या उन्होंने, आप जो कह रहे हैं ना कि क्या मुस्लिम लीग नून को या पीपल्स पार्टी को जो दिल बड़ा करके उनको माफ कर देना चाहिए और उनके साथ सुलह कर लेनी चाहिए, क्या किसी ने माफी मांगी है? किसी ने सुलह के लिए हाथ बढ़ाया है? अगर बढ़ाया है तो बिल्कुल करना चाहिए। नहीं लेकिन सर, अगर घर का बड़ा होता है, दिल बड़ा करे सर, छोड़े नहीं भी हाँ, मांगी फिर भी आगे बढ़े। ऐसे तो नहीं होता ना जी। अगर मुझे पता है, वो तो बल्कि हदीस है वो शायद, कि वो कहते हैं कि जी मुसलमान मोमिन जो है वो एक शराब से दो बार नहीं डसा जाता है, या इस तरह की कुछ बात है। ठीक है, जी सो अगर मुझे पता है एक चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जी दिस इट वाज अ डिलिबरेट मिलिट्री ऑपरेशन, जिसमें आईएसपीआर ने और एक सोशल मीडिया सेल बना के बकायदा फैजाबाद धरने करवा के डेमोक्रेसी को डिरेल करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया, और वो स्ट्रक्चर रिपेंटेंट भी नहीं है, और अब हम सोचें कि चले मैं बड़ा हो जाता हूं और इस स्ट्रक्चर को दोबारा जीने देता हूं कि ये इसके साथ मैं हाथ मिला, what are we talking about? This is not how the world works, and it will not work that way, right? If it's, then it must come to its logical end. तो फिर सर लॉजिकल एंड तो ये होगा कि अगर पीटीआई को एज अ पार्टी, टोटल पार्टी को जिस तरह से क्रश किया जा रहा है, क्या टोटल एलिमिनेशन होगी इस पार्टी की, ताकि हम दोबारा से बैक टू स्क्वायर वन जाएं और वहां से, जैसे नवाज शरीफ की ख्वाहिश थी कि 2018 वाला स्टेटस मुझे दोबारा करके दो। नहीं, ये तो अब बातें हैं ना, ये किसने कहा है कि जी नवाज शरीफ को 2018 का स्टेटस करवा के दिया जा रहा है या फलाना किया जा रहा है? अगर एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है, जाहिर है जब आप एक एक्सपेरिमेंट में फेल होते हो तो जाहिर है रिवर्सल तो होगा, तो तो आप इस रिवर्स वक्त मिलिट्री के पास नवाज शरीफ के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? आप समझते हैं कि नवाज शरीफ ही वो नहीं, दोबारा से? मिलिट्री की ऑप्शन की क्या बात है? आई थिंक कि जी एक इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने तो कहा ना जी, मुझे तो, मैंने पहले अपने एक यूट्यूब के चैनल पर भी कहा, अगर मैं मियां नवाज शरीफ हूं ना, ठीक है, तो मैं तो इंटरेस्ट ही ना लूं, ना इलेक्शन में, ना वापस आने में, ना किसी चीज। आई वुड जस्ट सिंपली टेल द मिलिट्री कि भाईजान, हम एक मुल्क चला रहे थे, आप बीच में हर दफा टपक के आते हो और आप उस मुल्क को एक साउथ ले जाते हो। ठीक है जी, मैं इलेक्शंस में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं पहले 3-4 बार इलेक्शन लड़ चुका हूं, मैं वजीर आजम बन चुका हूं, मेरा शौक पूरा हो चुका। आपको इस मुल्क से पंगे लेने का शौक है, ये है मुल्क, चलाओ, खुद ही चलाओ। इस बार अगर मैं इलेक्शन में आऊंगा, इस मुल्क की जिम्मेदारी, देखिए वजीर आजम बनना बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना होता है। आप मुझे कहें ना कि जी आशिफ साहब आपको वजीर आजम बनाना है, मैं पागल हूँ, इतने आराम से इधर बैठा हुआ हूँ मैं जनाब जाके ये सारी जिम्मेदारी ले लूं, एक मुल्क जो कि किसी से मैनेज नहीं हो रहा, दिन में 18 घंटे काम करूं पागलों की तरह, और ऊपर से बुरा बनूं और गालियां खाऊं, और हर वक्त कोई मुझे गोली मार देगा और उसके बाद मैं अंदर हो जाऊंगा और नैब की केसेस मुझ पे बनेंगे, मैं पागल हूँ। और उन लोगों के लिए मैं ये हरकतें करूं जिन लोगों ने नैनी केस मुझे गालियां देनी है, क्योंकि वो 90% इतने ज्यादा वहां पे जहालत है कि उन्होंने वैसे ही बस गालियां देनी है। किसी ने कह देना ये चोर है तो उन्होंने कहना सबने कहना चोर है, क्योंकि कोई लॉजिकली तो कोई बात सोच ही नहीं रहा। तो इतने पागलों के लिए मैं अपनी जिंदगी मुफ्त में बार बार जाया करूं? मैं पागल हूं, व्हाई वुड आई डू इट, आखिर राइट? भाई आपने जो है वो इख्तिदार का वो नशा चखा लिया ना सर, एक बार तो चख नहीं लेता है, फिर उसके बाद वो खबर से भी आके तैयार हो जाता है। नहीं नहीं, क्या इक्तदार का नशा? मतलब मेरा ख्याल है कि जितना इक्तदार का नशा अपने टाइम के से मैं चखता आ रहा हूं, मतलब मैं तो 18 साल की उम्र में जब कैडेट बना था तो उस वक्त जनरल जिया का दौर था, तो फौजी तो ऐसे होते थे कि जी मतलब हमें तो उस वक्त जो कैडेट बनता था ना, वो ओए तो बड़ी तोप होती थी, जी और मतलब मैं तो आज तक मुझे कभी फियर ही नहीं हुआ कि ये कोई पुलिस वाला है, मतलब हम ऑनेस्टली इंसान को इंसान नहीं समझते थे। आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, राइट? देन आई वेंट टू सिविल सर्विसेज, मैंने नीली बत्ती भी देखी है, मैंने बंदूक भी देखी है, मैंने फलाना भी देखे है, मैंने वायरलेसेस भी देखी हैं। बात ये है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी एंड। मैंने आपसे ये गुजारिश की, मैं मियां नवाज शरीफ होता तो मैं उन्हें कहता भाईजान के बकवास, यू नो, आई हैव गॉट इनफ मनी, आई हैव गॉट इनफ ऑफ एवरीथिंग, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। अगर यही बकवास दोबारा बार बार होनी है और आपने मुझे मुल्क को आगे चलाने ही नहीं देना, तो मुझे तकलीफ क्या है चौथी दफा फिर प्राइम मिनिस्टर बनने की? मैं तो नहीं बनता।
ये जो स्ट्रक्चर है ना ये अंडे का, इसको पहले इस दफा ठीक करोगे, मेरे पास सही पावर आएगी। नहीं तो भाई ये मुल्क पड़ा है, जिससे तुम चलवा सकते हो उससे चलवाओ, खाओ खसमानू, जिधर जा रहे हो जाओ। ठीक है, मुझे ये समझ नहीं आती, व्हाई डोंट द पॉलिटिकल पार्टीज डू इट? दिस इज व्हाट आई वुड हैव डन इफ आई वाज नवाज शरीफ और जरदारी। आई वुड हैव सेड, हे, मैं हमेशा आता हूँ मेहनत करके, एक चीज को एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता हूँ, कभी सड़कें बनवाता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, तुम आ जाते हो, गालियां होती हैं, फलाना होता है, तो कभी इधर भागो। एंड इसलिए मैं कहता हूं कि इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होने चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज देमसेल्व्स शुड टेल द फौजीज कि फौजी भाईजान, ये रोज रोज का मजाक अब हम नहीं देखेंगे, तुमने मुल्क चलाने का तुम्हें शौक है, ये पड़ा है चलाओ, हमारी तरफ से इलेक्शन नहीं, पहले ये सारा स्ट्रक्चर ठीक करोगे, उसके बाद फिर जब हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि तुम वाकई ही रिपेंटेंट हो और तुम सीरियस हो इस मुल्क को किसी डायरेक्शन में ले जाने पर, तो हमारी ये डिमांड्स हैं। आईएसआई को इस वक्त सिविलियन करो, आईएसआई को सिविलियन करो पहले, ये 111 ब्रिगेड को इधर से हटाओ, हमारी हम फ्रंटियर कांस्टेबलरी या एक नई फोर्स रेज कर रहे हैं जो यहाँ पे आए, ये काकड़ के साथ इस वक्त मिलके तुम पहले ये सारा स्ट्रक्चर, ये हमारी 8 डिमांड्स हैं। इस वक्त अगर आपने मुल्क को आगे लेके चलना है, मैंने कहा ना जी, यूथ को आप कहते हैं ना यूथ को क्या हल है यूथ के पास, तो यूथ के पास हल ये है कि वो यूथ चाहे पीटीआई की है, चाहे मुस्लिम लीग नून की है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की है, चाहे एमक्यूएम की है, वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएं और उन्हें कहें कि जी हमारी ज्वाइंट, हम सब इकट्ठे हैं, हम में से कोई इलेक्शन नहीं करवाएगा जब तक ये जो हमारी डिमांड्स है ना, मैनिफेस्टो में डाल के उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। रेंजर्स को निकालें सिंध से, हम रेंजर्स बिल्कुल नहीं जाएंगे सिंध में, फ्रंटियर कांस्टेबलरी जो है ये हटेगी बलूचिस्तान से, यहाँ पे इसकी जगह पुलिस टेक ओवर करेगी और इसकी जगह या इनको आप जम कर दें पुलिस में, इसकी जगह लेवीज और पुलिस टेक ओवर करेगी, इतने कस्टम्स में जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चरल सारा इशू है, ये फौज इस वक्त काकड़ के साथ बैठे हुए, ये सब आप पहले ये काम कर दें, तो उसके बाद तो हम मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे और ठीक है, फिर हम इस मुल्क की जिम्मेदारी भी लेंगे और इसको आगे भी लेके चलेंगे। लेकिन अगर ये आपने नहीं करना, तो ये टूटे फूटे इलेक्शन अपने पास रखो, हमें इसमें जीरो इंटरेस्ट है, और अगर मुल्क तुमसे चलता है चला। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ भाई, आज की गुफ्तगू में आपने बड़े कैंडिड अंदाज में तमाम वो नुकात जिसके बारे में चाहे कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो कि कहाँ गलतियां हुई हैं, पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए उसके अंदर उसके मैनिफेस्टो में कहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके पास क्या ब्लूप्रिंट्स होने चाहिए और क्या इम्प्लीमेंट करना है उसमें प्लान, वो सारा कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो और आवाम को भी पता हो। यानी अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आ रही है उसको पता है कि इकोनॉमिक इशू इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा इशू है, तो उसको पता होना चाहिए कि मेरे पास एजेंडे पे इकोनॉमिक इशू है और उसको वो ये आके डिक्लेयर करे एज अ वजीर आजम के जी मेरा सबसे बड़ा मसला ये है और मैंने इसको 5 साल में ठीक करना है। तो उस हवाले से जो पूरी गुफ्तगू हुई मेरा उससे तो ये हमारे है कि आप इकोनॉमी को भी पहले छोड़ें, क्योंकि आप कोई चीज ठीक नहीं कर सकते जब तक ये जो कमरे में हाथी के स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जब तक ये हल नहीं होंगे। आप जैसे ही कोई ऐसा काम करना शुरू करेंगे कि मुल्क एक डायरेक्शन में चलेगा, आपको हटा दिया जाएगा। किसी जर्नैल के कमरे में क्या फैसले किए जाते हैं, आपको उस पर कंट्रोल ही नहीं, तो मुझे जरूरत क्या है ये मेहनत तमाम करने की अगर मैं कंट्रोल में ही। तो पहले सबसे पहली तो डिमांड ये है कि भाईजान ये स्ट्रक्चरल इश्यूज पहले आप ठीक करेंगे, उसके बाद आगे कोई भी बात होगी। अदरवाइज ये ऐसे है, अब आप खुद संभालोगे, हम सिविलियन इंटरेस्टेड ही नहीं है ये मुल्क चलाने में जब तक हमारे पास रियल पावर नहीं है। बिल्कुल ठीक है, जो आपने बात कही है मैं यूथ को अगर कनेक्ट करूं और उनको ये समझाने की कोशिश करूं तो वो आपने ये कहा है जिस तरह के अभी लास्ट कुछ महीनों पहले एक कोशिश हुई कि इस मुल्क के अंदर बीज जो है वो उसको मॉडिफाई किया जाए जिससे कि यील्ड हमारी बेहतर हो जाए और वो हम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद हम खुद बनाएंगे। तो उसको डिफेंस ने जो है वो उसको मना कर दिया क्योंकि फौजियों की दो दो कंपनियां चलती हैं जो कि जो बीज बनाती हैं और जिसकी वजह से चूंकि वहां पर वो रिसर्च आर एंड डी का कोई काम नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हमारी तो
जो है बंद हो जाएगी फैक्ट्री। तो लिहाजा अगर ये पैरेलल इस तरह से निज़ाम चलेगा तो कुछ भी नहीं होना, ये सब चीज़ें डिसाइड होनी है और इस डिसीजन के बाद ही आगे का सफ़र होगा। आई डोंट नो, अभी जो आपने बात की है दैट इज टोटली डिफरेंट, ये मैं नहीं कह रहा। देखिए, इशू ये है कि ये जो आपको एक मॉन्सेंटो का एक इशू याद होगा शायद हिस्टोरिकली, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ टाइप है और जो सीड्स हैं कि जी बाहर से सीड आएगा और उस सीड से यील्ड बढ़ेगी और खाना, उसमें बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज हैं। और मुल्क की जो सबसे बड़ी जो सिक्योरिटी होती है वो फूड सिक्योरिटी, फूड होती है। और ये इंटरनेशनली बहुत बड़ी साजिश हर तरफ हो चुकी है कि मुल्कों में बाहर से हम सीड, क्योंकि जो वो सीड प्रोवाइड करते हैं वो सीड आप नेक्स्ट टाइम नहीं लगा सकते जब तक आप उनको उतना पैसा नहीं देते। तो ये आपके फूड कंट्रोल पे, और अगर पाकिस्तान में किसी ने, मुझे ये बात पता नहीं थी, अगर पाकिस्तान में कोई शख्स ये रेजिस्ट कर रहा है कि हम ये सीड नहीं आने देंगे और ये नहीं लगने देंगे, तो वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। नहीं, ये इस वक्त फौज कर रही है, फौज तो खुद एग्रीकल्चर में आना चाह रही है, तो वो फूड जो बाहर वाले के कंट्रोल में आता है वो फौज के कंट्रोल में चला जाएगा। बहुत अच्छा कर रही है, ये समझदारी कर रही है। इसलिए मैंने कहा कि हर बात को, अगर आप हर चीज को जाती दुश्मनी के तौर पे, जब लोग कहते हैं ना कि जी आशिफ साहब आप फौज के खिलाफ भी हैं और फौज के फेवर में भी हैं, भाई मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके पॉलिटिकल रोल के खिलाफ हूं। लेकिन अगर एक जगह पे आप पे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बाहर से डालने की कोशिश की जा रही है, इसको अच्छी तरह रिसर्च करने की जरूरत है। सिर्फ इस वजह से कि फौज ने उन्हें रोका है तो मैं फौज को कहूंगी जी ये फौज इस वजह से कर रही है, उसकी वजह यह है कि मेरे दिल में बुग़्ज़ है, मुझे फौज से कोई दुश्मनी है, या मैं अकल इस्तेमाल, मैं तो भाई यही कह रहा हूं कि हर डिसीजन लेने के लिए आपके पास एम्पिरिकल एविडेंस होगी तो आप आगे चलोगे। ये सुनी सुनाई बातों पे कि जी ये किसने कहा है, ये किसी ने एक प्रोपेगेंडा छोड़ा है और जानबूझ के किसी ने छोड़ा है जो एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है, जो कि एक जेनेटिकली, आप ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है जिसको आपने छेड़ा है जी कि ये तो दुनिया में कोशिश हुई इस वक्त ये हो रही है जी कि देखें इस वक्त फूड सिक्योरिटी का सबसे एसेंशियल चीज क्या है। नेचर ने अगर एक टमाटर बनाया ना, तो आपके पास अगर एक टमाटर है तो उसमें से इतना बीज निकलता है कि आप एक दूसरा पौधा, ऑर्गेनिकली जो प्रोसेस ये है। नेचर का तरीका है। गुजारिश करना चाह रहा हूं कि देखिए नेचर है ना, नेचर ने जो भी प्लांट बनाया है उसमें उसका सीड खुद ही डाला है ताकि वो रेप्लिकेट हो और मुझे किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े अगला प्लांट उगाने के लिए। जब आप जेनेटिकली स्पेशल सीड्स पे जा रहे हैं तो वो सीड्स डिजाइंड ही इस तरह हैं कि वो नेक्स्ट टाइम नहीं उगेगा जब तक आप उस शख्स को पे नहीं करोगे। एंड मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक कजन है, वो पीएचडी है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इसमें है, और मैं आई डोंट वांट टू गो टू मच इनटू डिटेल ऑफ इट क्योंकि जरा वो आई डोंट वांट टू कि जी खामखा किसी को किसी चीज में इन्वॉल्व कर दूं बैठे बैठे, बट I was having this conversation with him and trying to understand कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि अरबों रुपए के इस वक्त बड़े सालों से कमाने के चक्कर में है और कमा रहा है by trying to bring in this genetically modified this and deliberately kill your local food industry। आपका एग्रीकल्चर तक डिपेंडेंट हो जाए। जब तक आप बाहर हर साल इतने बिलियन भत्ता नहीं देंगे दूसरी कंपनियों को, आप अपना खाना भी ग्रो नहीं कर सकेंगे। और पेस्टिसाइड हमने देख लिया, पेस्टिसाइड में ये हुआ, पेस्टिसाइड वाला जब दौर आया तो हमने ये देखा कि उसकी वजह से हम कितने ज्यादा, आप मोनसेंटो का अफेयर इंडिया में पढ़ के देखें, ये मतलब बहुत बड़ा स्कैंडल था एंड इंडिया टुक दैट स्टैंड और उन्होंने बंद करके बाहर फेंका। और अगर आज पाकिस्तान फौज ये कर रही है तो आई एक्चुअली सैल्यूट देम, this is the right thing to do because why should we be blackmailed by somebody के जी हर साल जब तक हम तुझे इतना पैसा नहीं देंगे हम अपने मुल्क में कुछ भी नहीं उगा सकते, who the hell are you? अच्छा, ऑन द कंट्रेरी वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो उसके अंदर उनका अपना स्टेक होगा और वो खुद ग्रो करेंगे, तो उसको भी आप समझते कि ये सिविलियन की जगह उनको ये काम करना चाहिए। देखें हमें क्लैरिटी नहीं है ना कि जी ये काम वो क्यों कर रहे हैं, यही वाला तो इशू है कि कोई कंफ्यूजन है तो भाई जो आपने पहले बात की ना, भाई दिल बड़ा करो, कोई कंफ्यूजन है आप सवाल पूछें और उस सवाल के तसल्ली बख्श जवाब वापस आए, बात करो।
फूड सिक्योरिटी में तो आपको किसी ना किसी को फूड सिक्योरिटी में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर अभी तक स्टेबलाइज्ड है थोड़ा बहुत और फ्यूचर में अगर रह सकता है तो उसकी वजह तब तक रहेगी जब तक आपके लोगों को कम से कम रोटी सेल्फ मिल सके। सफिशिएंट हो जी, फूड। सेल्फ सफिशिएंट तो जरूरी नहीं है, हो सकता है आप बाहर से बहुत सारी चीजें तो मंगाते रहें, कुछ लेकिन फूड सिक्योरिटी होगी कम से कम, आपके लोग फाके से भूख से मर नहीं रहे होंगे। ठीक है जी। अब उसमें अगर कोई और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से नहीं पढ़ रहा या कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा और कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसे होता है कि जब एयरलाइंस आई थी, नई नई प्राइवेटाइज्ड एयरलाइंस थी, तो पिंडी लाहौर सेक्टर पे या लाहौर कराची या इस्लामाबाद कराची फ्लाइट्स तो हर प्राइवेट एयरलाइन लेना चाहती है ना, ये रूट मुझे दे दें जी, मैं यहाँ जहाज उड़ाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप उसे कहते हैं कि यार कराची गवादर भी जहाज उड़ाया करो, तो वो कहता है ये रूट तो प्रॉफिटेबल नहीं है जी, ये रूट तो मैं नहीं लूंगा, तो ये रूट तो पीआईए ही चलाएगा। तो आप ये कहते हैं कि जो अच्छे अच्छे रूट्स है ना वो तो मुझे दे दो, लेकिन जिस रूट्स में मैंने काम करना है मार्जिन वहां पे मुझे प्रॉफिट नहीं है, तो उस रूट में तो मैं नहीं जाना चाहता, वो भाड़ में जाए। तो प्राइवेट सेक्टर उसमें कभी इंटरेस्टेड नहीं होता। जी। सो गवर्नमेंट्स का इश्यू ही ये होता है कि गवर्नमेंट ने एक बैलेंस मेंटेन करना है। गवर्नमेंट ने तो गवादर वाले को भी सर्विस देनी है, गवर्नमेंट ने कराची वाले को भी सर्विस देनी है, इस्लामाबाद वाले को भी सर्विस देनी है। कुछ सेक्टर्स में वो नुकसान उठाएगी, कुछ सेक्टर्स में वो प्रॉफिट कर रही होगी। ओवरऑल उसको मर्ज एंड मिक्स करके एक ओवरऑल डिलीवरी वो जारी ऐसा रखेगी। ही अब हम ये कहें कि जी हर बात पे क्रिटिकल होना शुरू हो जाए कि जी फौजी ये कर रहे होंगे तो इसका मकसद ये होगा, हमें मकसद पता ही नहीं है, तो हम वो कहते हैं ना, सुनी सुनाई बात को आगे फैला देना झूठा होने के लिए काफी। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच अगेन। इस पॉइंट के ऊपर भी क्लैरिटी आ गई, क्योंकि लेटली ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है हर जगह ये आई बात डोंट नो, को। मतलब मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन जब तक मुझे दोनों साइड्स का पता नहीं है मैं किसी को बुरा जज नहीं कर सकता। ये कहने का राइट। जब तक मुझे मेरे पास सबूत नहीं है कि चोर नहीं है, मैं उनको चोर नहीं कहूंगा, किसी को भी नहीं कहूंगा। अगर आपको वो पॉलिटिकली सूट करता है किसी को चोर 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 कहने से, तो भाई वो सच नहीं हो जाएगा। शायद बहुत दुनिया आपकी मान लेगी, मेरे जैसे लोग नहीं मानेंगे। हमें सबूत के बगैर हम कुछ नहीं मानते। आशिर भाई, थैंक यू वेरी मच। एक बहुत डिटेल्ड और बहुत जो है वो इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू हुई, जिसमें बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिली। अगर आखिरी सवाल, अगर आपने वोट डालना ही हो तो इस बार किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डालेंगे? प्लीज ये मत बोलिएगा कि मैंने वोट नहीं डालना। मैंने वोट डालना होगा तो जी मैं तो कैंडिडेट को देख के वोट डालूंगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर आपको ये लग रहा हो कि जो कैंडिडेट आपके जिसका प्रोफाइल और जिसका पोर्टफोलियो ये बता रहा हो कि वो बहुत ही कैटेगरी ए का कैंडिडेट है, और आपको पता हो उसको वोट डालने से आपका वोट जाया हो जाएगा और वो उसका कोई मकसद नहीं है, वो पार्टी आ नहीं सकेगी। जिस तरह कनाडा में ग्रीन पार्टी है, मेरी फेवरेट पार्टी है, मगर मुझे पता है कि उसका एक ही बंदा आता है, तो मेरा वोट जाया हो जाएगा, तो लिहाजा मुझे कॉम्प्रोमाइज करके किसी दूसरी पार्टी को वोट देना पड़ता है, जो कि मेरा सेकंड बेस्ट चॉइस होती है। तो आप उस वक्त कैंडिडेट को देखेंगे या पार्टी को देखेंगे? मैं तो कॉम्प्रोमाइज करने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं तो वोट उसे दूंगा जो मैं समझता हूँ कि ठीक आदमी है। भले वो जीतेगा नहीं जीतेगा, वो आएगा नहीं आएगा, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मेरा काम यह है कि मैंने वोट देना है तो अपनी कॉन्शियंस के हिसाब से जिसको मैं ठीक समझता हूँ, वो भले जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का होगा, जिस पार्टी अगर से भी मुझे हो, उसकी जिस पार्टी से भी। हाँ जी, अगर उसकी बात मुझे समझ आ रही है, उसकी सिंसियरिटी मुझे समझ में आ रही है, वो मुझे लॉजिकल आदमी लगता है, ठीक है ना जी। क्योंकि वोट पार्टी को देने का क्या मतलब है? ये कहना कि जी जिसको जो भी चाहिए जिसको भी खड़ा कर देंगे मुझे, भाई ये तो कोई मुरीदों शरीदों वाला एटीट्यूड होता है। अपना तो ऐसा कोई एटीट्यूड, मुझे तो जो बात समझ में आएगी वो मैं करूंगा, जो मेरी समझ में नहीं आएगी मैं नहीं। अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिफ भाई, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए, इस गुफ्तगू में शामिल होने के लिए, और बहुत दिलचस्प गुफ्तगू रही है। और एक मरतबा फिर हम आपसे शुक्रिया अदा करते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको इसी तरह से जहमत देते रहेंगे और आपका नुक्ता नजर लेते रहेंगे, और इससे बहुत सारे लोगों की रहनुमाई होती है। कुछ लोग जो फेंस पे बैठे हैं, जो किसी डिसीजन को नहीं ले पा रहे होते,
उनके लिए भी बहुत सहूलत होती है कि वो दोनों नुक्ता नज़र को सुने और उसको ठंडे दिल से समझें और जो उसके रैशनैल से उसको देखने के बाद अपनी ज़हन साज़ी करें और उससे सीखने का सिलसिला चलता रहता है। ये इसी तरह से अगेन बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप ख़वातीन व हज़रात आप हमारे साथ शामिल रहे, बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर गुफ्तगू रहेगी। आज के लिए इतना ही।